चलिए हम लोग आज उन केसेस को देखेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पीरियाडिक ट्रेंड है उसको फ्लॉट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। द केसेस विच फ्लॉट द जनरल पीरियाडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सामान्य पीरियाडिक ट्रेंड है, अर्थात किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर सामान्यतः आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेकिन ये जो जनरल ट्रेंड है, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने का या किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी के घटने का जो जनरल ट्रेंड है वो जगह जगह पे डिस्टर्ब हो जा रहा है, जगह जगह पे फ्लॉट कर दिया जा रहा है, डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है, गड़बड़ कर हो जाता है। तो वे कौन कौन से फैक्टर हैं और कहां कहां पर हैं जो इस जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी को फ्लॉट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, देखा जाए तो डिफरेंट जो कारण है पहले उनको देखते हैं और फिर उस कारण से जहां जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी में फ्लॉट है उसको देखते हैं। पहला रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी में फ्लॉट का इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड लेवल। ऐसे केसेस जहां पे जिस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अगर वो हाफ फील्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाता है, भले ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो। देखिए, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किसी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। कारण क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। तो किसी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने का कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। लेकिन देखिए, कुछ केस हमारे पास ऐसे हैं जहां पर जैसे हम नाइट्रोजन लें और ऑक्सीजन लें। नाइट्रोजन में यदि हम देखते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होना चाहिए जनरल ट्रेंड के अनुसार। लेकिन यहाँ ट्रेंड में फ्लॉट है, ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लो नहीं है बल्कि इसकी हाई है, इसकी लो हो जा रही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन यहाँ हमें जो फ्लॉट मिलता है, जो डिस्टर्बेंस मिलता है, वो क्यों मिलता है? नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है? अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन इसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ये हाई है ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी। कारण क्या है? कारण यद्यपि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार सामान्य ट्रेंड जो है उसमें इसकी ज्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इसकी ज्यादा है। इससे कारण क्या है? इसके लिए हम इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें। इसका जो आउटर सेल है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका 2p सबसेल, आउटर सेल के 2p सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल सबसेल है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल।
सबसेल। और इसमें देखा जाए इसके 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो है इसमें 1 2 3 और ये 4। इसका देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के साथ है, एक की पेयरिंग हो गई, तो ये हाफ फील्ड नहीं है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो ये मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड। अब ये कैसा होता है, ये मोर स्टेबल है और ये कैसा है, ये लेस स्टेबल होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये 2p2 अर्थात लेस स्टेबल, ये लेस देन हाफ फील्ड हो गया, तो ये किस में बदल जाता है, लेस स्टेबल में। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो हाफ फील्ड में हो जाता है मोर स्टेबल में, ये हाफ फील्ड हो गया मोर स्टेबल। इसलिए चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो लेस स्टेबल में बदल जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो मोर स्टेबल में, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालता है और ये सरलता से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो हमें यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है वो मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन सरलता से निकलेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी उस केस में, जैसे अगर मोर स्टेबल हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन सरलता से निकलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। लेकिन अगर लेस स्टेबल में बदल जा रहा है, लेस स्टेबल हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हाई होगी। तो देखिए नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 1430 किलो जूल पर मोल है और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1314 किलो जूल, यानी इसकी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है ऑक्सीजन से। कारण क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p3 यानी बाहरी कोश के हाफ फील्ड मोर स्टेबल एस सबसेल से निकल रहा है, और ये 2p4 ये मोर देन आउटर मोस्ट सेल के मोर देन हाफ फील्ड सबसेल से निकल रहा है, मोर देन हाफ फील्ड, यहाँ हाफ फील्ड से ज्यादा है और ये एग्जैक्ट क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो इसीलिए ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इससे। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन देखें तो नाइट्रोजन का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कहां से नहीं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, नाइट्रोजन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लो है हाइड्रोजन के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। कारण क्या है, देखिए जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला i फर्स्ट नाइट्रोजन का, तो ये फुल फील्ड मोर स्टेबल सबसेल से निकल रहा, ये लेस स्टेबल में बदल गया। तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल सबसेल से जब ये इनकम्प्लीटली फील्ड लेस स्टेबल सबसेल में बदल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हाई है। लेकिन जब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो अब ये लेस स्टेबल से निकलेगा ना, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल सबसेल से निकलेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। देखिए ऑक्सीजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये 2p4 यानी इनकम्प्लीटली फील्ड लेस स्टेबल से निकल रहा है, और आगे ये 2p3 यानी हाफ फील्ड मोर स्टेबल में बदल जा रहा है। तो नाइट्रोजन कहां से, मोर स्टेबल से किस में बदल रहा है, लेस स्टेबल में, इसलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ऑक्सीजन जो है किस में बदल रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में, इसकी इसलिए सरलता से ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का निकालेंगे तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल से निकलेगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। देखिए अगर हम नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, 2p3 फुल फील्ड से, ये निकल गया n+ बन गया और ये 2p2 में आ गया। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये कैसा है, मोर स्टेबल,
स्टेबल और ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है आपकी N2+। लेकिन ऑक्सीजन में जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये 2p4 लेस स्टेबल से निकलता है, O+ बन गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है और ये 2p3 में बदला, ये मोर स्टेबल है। अब दूसरा जो निकलता है ये यहाँ से निकलता है, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट बड़ा होगा ऑक्सीजन के फर्स्ट से, लेकिन ऑक्सीजन का सेकंड बड़ा होगा नाइट्रोजन के फर्स्ट से, क्योंकि ये मोर स्टेबल से निकल रहा है और ये लेस स्टेबल से। इसमें ये मोर स्टेबल से निकल रहा था, ये लेस स्टेबल से। तो जब इलेक्ट्रॉन हाफ फिल मोर स्टेबल सबसेल से निकलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, और जब इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फील्ड लेस स्टेबल सबसेल से निकलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है। तो ये लो और हाई का जो कंसेप्ट है ये है। अब हम आते हैं आगे, देखिए अकॉर्डिंग टू, अच्छा जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी सबसेल में पैरेलल स्पिन वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं, पैरेलल स्पिन वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, यानी पूरा सबसेल अगर हाफ फिल्ड है तो पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए, और जब पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो वहां पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। जब सेम कोऑर्डिनेट्स के साथ, सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक्सचेंज होता है तो सबसेल की एनर्जी गिर जाती है, घट जाती है, जिसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो जहां पर कहीं हाफ फील्ड सबसेल है और उसके आगे वाले का जो है वो हम कहें कि हाफ फील्ड नहीं है, मोर देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड है, तो उस केस में अगर एक का हाफ फील्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन अगले का मोर देन हाफ फील्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भले ज्यादा हो, लेकिन वहां स्पिन पेयरिंग के साथ जब स्पिन पेयरिंग हो जाती है, जो हाफ फील्ड वाला स्टेबिलिटी है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तब स्टेबिलिटी उसकी घट जाती है, भले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो। देखिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, जब किसी सबसेल में सेम स्पिन वाले, पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो इन इलेक्ट्रॉनों का सेम कोऑर्डिनेट के साथ एक्सचेंज होता है, सेम कोऑर्डिनेट के साथ इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है। यदि एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा, इस सबसेल की एनर्जी में लोअरिंग उतनी ज्यादा होती है, उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो जब कहीं किसी जगह पे पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तो वहां पर जो है जो एक्सचेंज एनर्जी है वो घट जाती है। तो जो हाफ फील्ड है उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, और फिर वह जो है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आगे जाने पर उसको ओवरकम कर देता है। देखिए अगर हम नाइट्रोजन से हम अगर जो है ऑक्सीजन पर चले, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहां से यहां जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके पी सबसेल में 3 है, हाफ फील्ड है, और इसकी पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यहाँ एक्सचेंज एनर्जी कम। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का इफेक्ट है उसको एक्सचेंज एनर्जी ओवरकम कर लेती है, और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है इसके तुलना में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, द हाफ फील्ड लेवल गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जो हाफ फील्ड एनर्जी लेवल होता है एक्सचेंज एनर्जी के कारण उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है, कंपेयर टू द नियरेस्ट टू द हाफ फील्ड। हाफ फील्ड के जो नियरेस्ट हैं, अगल बगल हैं, उनसे कहीं ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो जैसे हम कार्बन लें, नाइट्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, ये हाफ फील्ड है 2p3, यहाँ पे 2p2 है और 2p4 है, तो ये हाफ फील्ड है और ये नॉट हाफ फील्ड है। तो अगल बगल के जो हाफ फील्ड नहीं है उनके कंपैरिजन में इसकी जो
आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक हो जाती है। और ये रहा ट्रेंड को फ्लैट करने का कारण। आगे देखिए, अगर हम कॉम्बिनेशन लें, किसका कंट्रीब्यूशन लें, एक्सचेंज एनर्जी का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो नाइट्रोजन में जो एक्सचेंज एनर्जी है वो ज्यादा डोमिनेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बावजूद भी नाइट्रोजन का जो एक्सचेंज एनर्जी है इतना ज्यादा हो जाता है कि नाइट्रोजन के हाफ फिल सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है और नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होता है। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सचेंज एनर्जी कैन ओवरवेट opposing factor increase effective nuclear charge from nitrogen to oxygen। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का एक्सचेंज एनर्जी अधिक होने के कारण उसके आउटर 2p सबसेल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के 2p सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। अर्थात ये पीरियोडिक ट्रेंड को वायलेट कर देता है यहाँ पे। दूसरा, अब देखिए नाइट्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब इसकी और इसके 2p, अब इसकी ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अब ये लो होगी। दूसरा, O+ में देखा जाए ये 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल मोर स्टेबल है तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ये लेस स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकलना और यहाँ मोर स्टेबल से, तो ऑक्सीजन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई होगा। तो अब देखिए, द effect of both increased effective nuclear charge and exchange energy disfavor the ionization of O+। O+ में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है नाइट्रोजन की तुलना में, और जो p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाता है जो आयोनाइजेशन को डिसफेवर करता है। अर्थात O+ की आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी N+ से अधिक होती है। इसमें देखिए O+ में क्या हो जाता है, एक तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का लो है और इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और 2p सबसेल हाफ फिल नहीं है, लेस देन हाफ फिल है, लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल यानी एक्सचेंज एनर्जी यहाँ कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह का ट्रेंड हमें जो है पीरियोडिक टेबल में अन्य एलिमेंट्स में भी मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार का रिवर्स ट्रेंड, जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखे, इसी प्रकार का रिवर्स ट्रेंड इन द पेयर ऑफ S and P can also be explained। जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते हुए भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से हाई है। ठीक इसी प्रकार से हम फास्फोरस, सल्फर का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फास्फोरस में देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकलता है हाफ फील्ड 3p3 मोर स्टेबल सबसेल से, यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सल्फर में 2p4 से यानी एक्सचेंज एनर्जी इसकी कम है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, भले ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ जा रहा है, 15 से 16 हो जा रहा है, लेकिन P+ में देखेंगे यहाँ लेस स्टेबल इनकम्प्लीटली फील्ड 2p है, एक्सचेंज एनर्जी लो है, यहाँ हाफ फील्ड मोर स्टेबल एक्सचेंज एनर्जी हाई है, तो अब की इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा इससे, क्योंकि अब की ये मोर स्टेबल है, ये लेस, पहले केस में ये मोर स्टेबल था ये लेस, अब की ये लेस स्टेबल है ये मोर, तो S+ का आयोनाइजेशन एनर्जी P+ से ज्यादा है और P का आयोनाइजेशन एनर्जी S से ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से है जैसा कि अभी हम लोगों ने किसमें देखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखा है। अब देखिए हमने देखा है कि जब हाफ फील्ड सबसेल जिस आइटम का है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भले ही कम हो। जैसे नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी
फर्स्ट, किसका, नाइट्रोजन का, ये जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑक्सीजन से। इसी प्रकार से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, फास्फोरस का, ये जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सल्फर से। ये ट्रेंड मिला क्योंकि यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। ये तो ट्रेंड हमने देखा, लेकिन ये ट्रेंड केवल लाइटर हल्के एलिमेंट में अच्छी तरह से स्थापित है। ये जो ट्रेंड है, ये जो व्याख्या है एक्सेप्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो केवल हल्के एलिमेंट में है। जो भारी एलिमेंट हैं उनमें ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता, ठीक है ना। फॉर हेवियर एलिमेंट दिस ट्रेंड इज नॉट फॉलो। जो क्योंकि हेवियर एलिमेंट में न्यूक्लियस में चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण और आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस से दूर हो जाने के कारण वहाँ पर जो एक्सचेंज एनर्जी है वो उतना डोमिनेंट नहीं होता जितना कि न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। तो अभी लाइटर एलिमेंट में एक्सचेंज एनर्जी डोमिनेंट है, लेकिन हैवियर एलिमेंट में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि इनमें अंदर डी और एफ सबसेल आ जाते हैं। जिन एटम में वैलेंस सेल के अंदर के सेल में डी और एफ सबसेल आ जाते हैं, उनका जो शील्डिंग है वो पुअर होती है। डी और एफ सबसेल के ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इन पर हाफ फिल, फुल फिल या लो और हाई एक्सचेंज एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एंटीमनी में देखें तो 5p3 है, ये हाफ फिल है, इसका एक्सचेंज एनर्जी अधिक होगा। और टेल्यूरियम में देखें तो 5p5 है, ये मोर देन हाफ फिल है, इसका एनर्जी कम होगा। तो इसका अगर एक्सचेंज एनर्जी कम है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए और इसका हाई होना चाहिए, जैसा कि ऊपर के एलिमेंट में, हल्के एलिमेंट में नाइट्रोजन फास्फोरस में मिला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मोर देन हाफ फिल होने के बावजूद भी इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। देखिए, अब हमने बताया कि जहां पर हाफ हील या हम कहें हाफ हील सबसेल होते हैं, जिन सबसेल्स में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, भले ही उनका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो। लेकिन ये जो एक्सेप्शनल ट्रेंड अभी हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर और फास्फोरस में देखा, वो अच्छी तरह से वर्क करता है, वर्क वेल इन लाइटर एलिमेंट। ये छोटे लाइटर स्मॉलर एलिमेंट्स में ही यह कंसेप्ट अच्छी तरह से कार्य करता है। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें ये कंसेप्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता है। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हैवियर एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है। हैवियर एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है और वो एक्सचेंज एनर्जी को ओवरकम कर लेता है। अगर हम एंटीमनी में देखें तो इसके 5f में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। और टेल्यूरियम के 5f में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल नहीं है, इसका एक्सचेंज एनर्जी कम है। इसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी टेल्यूरियम की ज़्यादा है। कारण क्या है? यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेन रोल प्ले करता है। जब हम ऐसे एलिमेंट्स को डील करते हैं जिसके आउटर सेल के अंदर 4f of 3d हो, 3d होगा, 4d होगा, 4f होगा, जब ये सबसेल अंदर आने लगते हैं, अंदर भरने लगते हैं, इनके ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग पुअर होता है। पुअर स्क्रीनिंग के कारण इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तेजी से बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ने के कारण जो एक्सचेंज एनर्जी है उसको ये ओवरकम कर लेता है। एक्सचेंज एनर्जी से कहीं ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटने की बजाय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
और यहाँ दूसरा देखिए बिस्मथ में यहाँ 6p3 p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और पोलोनियम में p सबसेल में 6p में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 6p में 4 है और यहाँ 6p में कितने हैं? 3 है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, 812 है, इसका 703 है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का कारण इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो देखिए जो हल्के एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट, इनमें जो है जेड इफेक्टिव, ये जो है इनमें जो है एक्सचेंज एनर्जी डोमिनेंट होती है। इनमें एक्सचेंज एनर्जी ये जो है डोमिनेंट होता है। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट इनमें जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डोमिनेंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है, इसलिए हैवियर एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, जबकि लाइटर एलिमेंट में जो एक्सचेंज एनर्जी है वो बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये रहा। अब हम आते हैं दूसरा फैक्टर है फुलफिल्ड लेवल एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल। देखिए जो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या वो फुलफिल्ड है, क्लोज्ड शेल है, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल से निकल रहा है क्या वह न्यूक्लियस के क्लोज है कि न्यूक्लियस से दूर है। जो सबसेल फुलफिल्ड होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। दूसरा जो है जो सबसेल जो है न्यूक्लियस के क्लोज होता है, उनकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। अगर हम देखें बेरिलियम का 2s2 है, यानी कि यह सबसेल पूर्णतया भरा है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, s उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये न्यूक्लियस के क्लोज है। और दूसरा जो है अगर हम बोरान को देखें तो इसका 2p है और ये इनकम्प्लीट भी है, इसका हाफ फिल्ड नहीं है। एक तो p उपकोष न्यूक्लियस से दूर होता है, s उपकोष न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और ये फुल फील्ड है और ये इनकम्प्लीटली फील्ड है। यही कारण है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे हाई है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से अधिक है। कारण क्या है? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 2s सबसेल से निकलता है जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और बोरान का इलेक्ट्रॉन 2p सबसेल से निकलता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। लेकिन हम Be+ को देखें और उसके बाद B+ को देखें तो इसका 2s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसके 2s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2s से निकलता है, तो ये भी 2s से, ये भी 2s से। लेकिन ये कैसा है? फुलफिल्ड है। s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और यहाँ केवल 1 ही है, तो फुलफिल होने के कारण इसकी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इसकी कम है। तो हमें एक देखना है कि सबसेल फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, या हम कहें कि इनकम्प्लीटली फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड सबसेल से निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है जिस सबसेल से निकल रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन यदि जिस उपकोष से निकल रहा है वो फुल फील्ड है और न्यूक्लियस के क्लोज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर जो है इनकम्प्लीटली फील्ड है और न्यूक्लियस से दूर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ये रहा। अब आगे देखिए, अगला जो है वही पॉइंट देखिए,
the fulfilled level gain extra stability because of higher exchange energy। जो fulfilled subcells हैं उनमें exchange energy ज्यादा होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। This factor overweight jet effect। जो exchange energy है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है छोटे एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जगह। इसलिए बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरान से अधिक है, ठीक है। और यही स्थिति मैग्नीशियम में है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एल्यूमिनियम से अधिक है। लेकिन जब हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पर आते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम का कहां से निकलता है? एल्युमिनियम का अंदर के एल्युमिनियम का देखिए 3s2 3p1 है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इस फुलफिल्ड सबसेल से निकलता है, ठीक है। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इससे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? फुलफिल्ड से अगर निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इनकम्प्लीटली फिल्ड से निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा यह है कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन आउटर जिस सबसेल से निकल रहा है वो न्यूक्लियस के क्लोज है कि न्यूक्लियस से दूर है। अगर हम देखें एस सबसेल किसी भी सेल में एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। एस सबसेल अगर प्रिंसिपल को जैसे 4SO 4PO 4D4 है, n की वैल्यू सब में एक समान हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो जो s सबसेल है न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम और इसकी और कम, इसकी सबसे कम, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक नहीं है तो जो न्यूक्लियस से क्लोज होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखिए मोर पेनिट्रेटिंग है, ये मोर पेनिट्रेटिंग है और जो है इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है एस सबसेल का या एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एफ का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है, न्यूक्लियस से इसकी क्लोजनेस न्यूक्लियस से नजदीकी कम होती है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? लो होती है। अगर हम देखें तो अगर एस इलेक्ट्रॉन है कहीं तो वो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में उसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इसमें हम देखें बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एस सबसेल से निकलता है 2s से, बोरान में 2p से निकलता है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। मैग्नीशियम में 3s से निकलता है, इसमें 3p से निकलता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी इससे ज्यादा है। तो हम देखते हैं एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि यह न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होता है। ये रहा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला देखिए। अब हम जो है इन सेट्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें। कॉपर का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिंक का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और गैलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए कॉपर का पहला इलेक्ट्रॉन 4s सबसेल से निकलता है, इसका भी 4s सबसेल से निकलता है, इसका 4p सबसेल से निकलता है। यद्यप न्यूक्लियर चार्ज इसका कम है, इसका ज्यादा है और इसका और ज्यादा है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिंक का 30 होता है, इसका 29 है और इसका 31 है। तो जिंक का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए कॉपर से अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका ज्यादा है, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज इससे ज्यादा है, फिर भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे कम क्यों है? जिंक का दोनों से ज्यादा है। कारण क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आउटर सेल के फुलफिल्ड एस सबसेल से निकल रहा है, यहाँ पर ये पी सबसेल से निकल रहा है, ये एस से ये पी से, तो एस न्यूक्लियस के क्लोज होता है, पी न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। इन दोनों में दोनों एस से निकल रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस से समान दूरी पर है, लेकिन ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो फुल फील्ड होने के कारण यहाँ पर
जो एक्सचेंज एनर्जी है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे और इससे दोनों से अधिक होती है। कारण देखिए, फॉर जिंक आयोनाइजेशन प्रोसेस ब्रेक्स डाउन द fulfilled 4s structure, while the copper and gallium the product attains the half filled structure। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फुलफिल स्ट्रक्चर है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये अंदर का फुलफिल, और इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब फुलफिल। तो इसका आयोनाइजेशन, और पहला इलेक्ट्रॉन जो है देखिए इसमें जो है ND10 और ND10 और NS में दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो चूंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे मोर स्टेबल मिल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने से मोर स्टेबल मिल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर मोर स्टेबल नहीं मिल रहा, लेस स्टेबल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सरलता से नहीं निकलता, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कॉपर, जिंक और गैलियम के अधिक इनके एक्सेप्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड का। इसमें भी देखिए वही कारण है, कैडमियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर और इंडियम से अधिक होता है। गोल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा मरकरी का होता है। मरकरी का थैलियम और टेलुरियम और गोल्ड दोनों से अधिक होता है। यहाँ ल्यूटेशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एटर्बियम से कम है। कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। तो ये इनकम्प्लीटली फील्ड लेस स्टेबल और न्यूक्लियस के दूर रहता है। ये फुल फील्ड मोर स्टेबल और न्यूक्लियस के क्लोज रहने वाला है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के दूर होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लो और हाई होने के। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हम मॉलिक्यूल्स का देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पीशीज का, किसी मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी और उसको प्रभावित करने वाले डिफरेंट फैक्टर। लेकिन अब एक ब्रेक के बाद फिर इस पर चर्चा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सम बाइनरी हाइड्राइड इज, अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी हम कुछ मॉलिक्यूल्स का देखेंगे। मॉलिक्यूल्स में जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो बाइनरी हाइड्राइड्स का एग्जाम्पल लेके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूलर स्पीशीज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।